नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अब तक हम मूल अधिकारों के 4 वर्गों को पढ़ चुके थे, जिसमें पहला था आपका समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा हमने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप लोगों ने अपनी किताबों में पहले भी पढ़ा होगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को 7 वर्गों में बांटा गया था। हालांकि वर्तमान में 6 वर्ग हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकार के अंदर अभी भी 3 आर्टिकल 31A, B, C अभी भी बाकी हैं, तो उन्हें भी हमें पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो 2 अधिकारों के बारे में होगा। एक होगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और दूसरा संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में मूल अधिकार बेशक नहीं है, लेकिन उसके अंदर 31A, B, C में क्या प्रावधान वर्तमान में दिए गए हैं उन्हें भी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आर्टिकल 29 हो या हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार हो, ये वर्तमान में चर्चा में है। आर्टिकल 29 एक भाषा तुल्लु उसको लेकर काफी चर्चा में है और संपत्ति का अधिकार इसलिए चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति का अधिकार बेशक विधिक अधिकार है, लेकिन ये मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट भी है। तो उस संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। मुख्यतः यह माना जाता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से है। अगर आपसे पूछा भी जाए कि अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार कहां दिए गए हैं, तो याद रखिएगा 29 और 30। इसी को हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहते हैं। तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो दो बातें पहले स्पष्ट कर लेते हैं। पहला कि अल्पसंख्यक क्या होता है। देखिए, अल्पसंख्यक इंग्लिश में बोलते हैं माइनॉरिटीज। हमारे संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई, इस चीज को हमेशा याद रखिए। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम भारत की बात करें या किसी भी राज्य की बात करें, तो वहां की कुल आबादी में 50% से कम जनसंख्या वाली आबादी को अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉर्मूला निर्धारित किया वो है 50% से कम अगर आबादी है किसी राज्य में या पूरे देश में, तो ऐसी आबादी को अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो आर्टिकल 29(1) कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जो निवास करने वाले नागरिक हैं, एक होता है नागरिक जो हो सकता है कि भारत में निवास करता हो सकता है ना भी करता हो, जैसे NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये भारत के नागरिक होते हैं लेकिन भारत में निवास नहीं करते। लेकिन आर्टिकल 29(1) कहता है कि भारत में निवास करने वाले नागरिक जो हैं उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, बोली या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। देखिए, आर्टिकल 29 के अंदर 2 क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज ये कहता है कि भारत में जो निवास करते नागरिक हैं उन्हें अपनी विशेष जो उनकी भाषा है, उनकी लिपि है, उनकी बोली है, उनकी संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अभी ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि कर्नाटक और केरल के अंदर एक भाषा बोली जाती है, उसका नाम है तुल्लु। तो कर्नाटक और केरल में जो लोग ये भाषा बोलते हैं वो तुल्लु भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलवाना चाहते हैं। 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है, जिनमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, तो वो तुल्लु भाषा को 8वीं अनुसूची के अंदर दर्जा दिलाना चाहते हैं। और भारत के प्रत्येक नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति या बोली का संरक्षण कर सकता है। वहीं आर्टिकल 29(2) ये कहता है कि राज्य के द्वारा जो पोषित संस्थान है, देखिए राज्य का मतलब क्या है, आर्टिकल 12। आर्टिकल 29(2) कहता है कि राज्य के द्वारा पोषित यानी गवर्नमेंट या फिर राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, यानी जो संस्थान जो गवर्नमेंट के हैं या गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त है, ऐसे सभी शिक्षा संस्थान में भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रवेश लेने से धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा, धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर अगर भारत का कोई नागरिक
एंट्री लेना चाहता है, प्रवेश लेना चाहता है, तो उसके साथ धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में ये भाषा का प्रावधान नहीं था, आर्टिकल 16 में भी भाषा का प्रावधान नहीं था, वहां पर धर्म, मूलवंश, जाति ये तीनों मिलेंगे। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरलिंक करना बहुत जरूरी होता है। तो भाषा का प्रावधान आपके आर्टिकल 29 में दिया है कि भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान ये दिए गए हैं, भाषा नहीं दिया गया। देखिए आर्टिकल 29 का हेडिंग तो ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 29 केवल अल्पसंख्यक वर्गों को ही नहीं मिला बल्कि बहुसंख्यक वर्गों को भी मिला हुआ। तो याद रखिए, अगर ये कहा जाए कि आर्टिकल 29 केवल अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करता है तो ये उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यहां पर आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साथ भारत के बहुसंख्यक वर्गों, जैसे हिंदू बहुसंख्यक वर्ग है, तो उन्हें भी आर्टिकल 29 का जो मूल अधिकार है वो मिला है। और आर्टिकल 29 और 30 दोनों मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिले हैं। याद कीजिए 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 मूल अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्रदत्त है। और आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक वर्गों को भी मिला है। और आर्टिकल 29 चर्चा में क्यों है? क्योंकि कर्नाटक और केरल में बोली जाने वाली भाषा तुलु उसे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल करवाने की बात की जा रही है। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 पूरी तरह से अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना या प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। शिक्षण संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का या उनका मैनेज करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। क्या अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक की परिभाषा हमारे संविधान में दी गई है? याद रखिए नहीं दी गई। लेकिन हमारा संविधान में आर्टिकल 30 के अंदर भी 2 क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 30 कहता है कि धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक, यानी हमारा संविधान बेशक अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करता, लेकिन वो बताता है कि अल्पसंख्यक 2 तरह के हो सकते हैं, एक धर्म के आधार पर और दूसरे भाषा के आधार पर। तो आर्टिकल 30 में भी 2 क्लॉजेस हैं। 30 एक कहता है धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उन्हें अपनी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का और उनका प्रबंधन करने का अधिकार हो। जैसे क्या इसका अर्थ ये है कि जो भारत में बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं क्या वो अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित नहीं कर सकते? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, लेकिन वो उनका मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्थापित करना और उनका प्रबंधन करना उनका मौलिक अधिकार। बहुसंख्यक वर्ग के लोग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये उनका मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, वही आर्टिकल 30(2) ये कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर रहा है, मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति है वो मदरसा स्थापित करना चाहता है, कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करना चाहता है, तो अगर राज्य उसको आर्थिक सहायता देना चाहता है तो दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम वर्ग को आर्थिक सहायता दे रहा है, लेकिन एक सिख या ईसाई वर्ग के अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने के लिए सहायता नहीं दे रहा। इसका साधारण भाषा में अर्थ यह है कि अगर अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन प्रबंधन करने का अधिकार है और राज्य उनको आर्थिक सहायता देगा, दे सकता है, लेकिन वो अल्पसंख्यक वर्गों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो मुस्लिम को दे रहा है तो सिख को भी देगा, ईसाई को भी देगा, बौद्ध को भी देगा, जैन को भी देगा, तो राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तीसरी बात, क्या अल्पसंख्यक वर्गों के अंदर प्रवेश को लेकर या फिर वहां पर नियुक्तियों को लेकर क्या उनमें रिजर्वेशन का प्रावधान गवर्नमेंट यानी राज्य कर सकता है? तो ये केस हुआ था, उस केस का नाम था पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र सरकार। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कौन सा केस था? पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र सरकार। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है वहां पर विद्यार्थियों के प्रवेश को लेकर या फिर सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर, उसका मतलब वहां पर रोजगार को लेकर
किसी भी प्रकार के आरक्षण प्रावधान करने के लिए ये शैक्षणिक संस्थान बाध्य नहीं होंगे। कौन से? जो कि शिक्षा, जो कि धर्म और भाषा के आधार पर गठित किए जाते हैं। ठीक, तो ये था आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आशा करता हूं कि आप लोगों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अच्छे से समझ में आया होगा। आर्टिकल 29 से सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में, और हो सकता है कि आर्टिकल 29 से ना पूछा जाए, 8वीं अनुसूची से पूछ लिया जाए। ठीक, तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे अधिकार की, जो है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। कुछ चीजें आप हमेशा से जानते हैं, वो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं कि संपत्ति का अधिकार शुरुआत में मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। पहले मूल अधिकार कहां होता था? पहले मूल अधिकार होता था 19 क्लॉज नंबर 1F। आर्टिकल 19(1) में 6 स्वतंत्रताएं हैं, पहले 7 होती थी, उसमें एक संपत्ति का अधिकार होता था और दूसरा था आर्टिकल 31। इन दो जगह संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया है और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 300 में दिया है, जो कि एक विधिक अधिकार है। लेकिन याद रखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसले में यह कहा है कि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार, एक ह्यूमन राइट भी है। इस चीज को भी याद रखिए, क्योंकि अभी जैसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है, तो सामान्यतः संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, ये सभी याद रखते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन पहले विधिक अधिकार है, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है। तो अब बात करते हैं कि उन आर्टिकल्स की जो वर्तमान में भी हमारे संविधान में है, जो कि संपत्ति के अधिकार को हटने से पहले ही जोड़ दी गई 31 से। ये पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा जो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 था, उसके द्वारा हमने 31A को जोड़ा था। उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। ये तीनों आर्टिकल जो आप पढ़ेंगे 31A, 31B, 31C, ये तीनों संपत्ति के अधिकार को हटने से पहले ही जोड़ दिए गए थे। इस चीज को याद रखिएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 31A जोड़ा गया। दरअसल 31A संपत्ति के अधिकार का अपवाद था। अपवाद का मतलब यह था कि 31A राज्य को यह अधिकार देता था कि वो संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। आर्टिकल 31A अधिकार क्या देता था कि राज्य को, कि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार था। इसीलिए सरकार ने 31A जोड़ा और उसके अंदर यह कहा कि संपत्ति के अधिकार का अपवाद है कि वो राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, बेशक संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार। हालांकि वर्तमान में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने आर्टिकल 31A को नहीं हटाया। लेकिन उस समय जब संपत्ति का अधिकार था, उस समय मूल अधिकारों से उससे बचाव के लिए 31A को जोड़ा गया। आर्टिकल 31 आज भी बहुत रेलेवेंट है। 31A कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन 31B बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये हमारी संविधान की 9वीं अनुसूची से जोड़ा गया। 31B भी पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल को भी जोड़ा गया था। 9th शेड्यूल को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार जो भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करना चाहती है, और जब भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू किया जाता है तो बड़े बड़े जमींदारों से जमीन ली जाती है, और लेकिन उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। अगर आप किसी बड़े जमींदार से जमीन लेते हैं तो वो कोर्ट में पहुंच जाएगा। तो उससे बचने के लिए, कोर्ट से बचने के लिए उन्होंने 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, इसलिए आज भी रेलेवेंट है। हालांकि 9वीं अनुसूची या जितनी भी अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम एक वीडियो लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद अनुसूचियों को आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हम वापस आते हैं 31B पर। 31B पहले अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। इसका संबंध किससे है? 9वीं अनुसूची से। 31B की सबसे विशेष बात यह है कि ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब होता है किसी कानून को बैकडेट से इस 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है। वर्तमान में अगर हम बात करें 31B की 9वीं अनुसूची की, अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची जब इसलिए जोड़ी गई थी कि ताकि न्यायालय 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की समीक्षा ना कर सके।
लेकिन उसके बाद 1981 में केस हुआ था जिसका नाम था वामन राव मामला। वामन राव मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन वे मामले जो 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले जाए। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले की तारीख है। वामन राव मामले के अंदर 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो मामले नवीं सूची में डाले जाएंगे उसका न्यायालय जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 से पहले जो मामले डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 31B 9 शेड्यूल में भूलक्षी प्रभाव को लागू करता है, यानी सरकार ये कर सकती है कोई कानून बनाए और उसको भूलक्षी प्रभाव से लागू कर दे, यानी 1973 से पहले की तारीख से लागू कर दे, और सिविल मामलों में ऐसा किया जा सकता है। तो 2007 में 11 जनवरी 2007 को एक केस हुआ, उसका केस का नाम था IR कोहिलो 2007 केस। 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, 9 जजेस की संवैधानिक पीठ बैठी थी, और उस समय उस 9 जजेस की बेंच के जो हेड थे वो थे मुख्य न्यायाधीश YK सबरवाल। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव मामले को थोड़ा और मजबूती से पेश किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब वामन राव मामले को और मजबूती से पेश किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के मामलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और भूलक्षी प्रभाव से अगर कोई मामला डाला जाएगा तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये देखिए, वामन राव मामले के अंदर ये बेशक जरूर कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के मामलों की समीक्षा होगी, लेकिन भूलक्षी प्रभाव तब भी बना हुआ था। लेकिन IR कोहिलो केस के अंदर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के मामलों की समीक्षा होगी, बिल्कुल सही, वामन राव मामले की हम पुष्टि करते हैं, लेकिन भूलक्षी प्रभाव से भी अगर आपने नवीन सूची में कोई मामला डाला है तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी हम कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 31B से जुड़ा हुआ मामला था। हालांकि आर्टिकल 31B के 2 खंड थे, जिसको लेकर 9 शेड्यूल और दूसरा भूलक्षी प्रभाव। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 31C की, तीसरा मौलिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार तो नहीं कह सकते। आर्टिकल 31C 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, विशेषकर 2 39B और 39C, यहां पर अगर आप देखें तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है B और C, क्योंकि ये नए आर्टिकल नहीं है, बल्कि आर्टिकल 39 के अंदर, आर्टिकल 39 का टाइटल है कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुसरणीय सिद्धांत। तो 39A B C D E ऐसे हैं। तो 39B और C को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 31 को प्राथमिकता दी जा सकती है। याद कीजिए, 1971 में जोड़ा जा रहा है, 1978 में संपत्ति का अधिकार हटा था, तो संपत्ति का अधिकार इस समय था। और आर्टिकल 14 के अंदर बात की गई है विधि के समक्ष समानता, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 19 में उस समय संपत्ति का अधिकार होता था, 19 से 1F में। आर्टिकल 31 में क्या हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। तो आर्टिकल 31C इसलिए जोड़ा गया, इस मामले के अंदर यह कहा गया कि 39B और C, इन 2 नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए हम संपत्ति के अधिकार को कम कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। आर्टिकल 14, 19, 31। 14 विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है। आपको लग रहा हो कि इसका क्या लेना देना संपत्ति के अधिकार से। विधि के समक्ष समानता कानून की नजर में सबके बराबर करने की बात करता है। जब हम किसी संपत्ति किसी की लेते हैं, किसी की नहीं लेते, तो विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन हो जाता है। तो 31C ये कहता है कि 39B और C को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 31 को कम किया जा सकता है। 39B और C क्या कहता है? 39B और C हम डिटेल में नीति निर्देशक सिद्धांतों में पढ़ेंगे, यहां पर मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। 39B कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण एवं स्वामित्व, और 39C कहता है उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण। इन दोनों को लागू करने के लिए संपत्ति के अधिकार को कम किया जा सकता है। आगे चलकर एक अमेंडमेंट हुआ, 42 अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहते हैं। इस अमेंडमेंट में यह कहा गया कि सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए सभी मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। यहां पर क्या था, केवल 39BC को प्राथमिकता दी गई, किसके? 14, 19, 31 में।
लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, जो कि असमंजस की स्थिति थी। मौलिक अधिकार बाध्य हो गया, नीति निर्देशक सिद्धांत अबाध्य हो गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन बहुत अटपटा था। तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। वो मामला था मिनर्वा मिल्स मामला 1980। तब मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है या नीति निर्देशक सिद्धांत श्रेष्ठ है, बल्कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके बीच में तालमेल स्थापित करना संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वर्तमान में याद रखिए, ना ही मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, ना ही नीति निर्देशक सिद्धांत श्रेष्ठ है। हाँ, ये ठीक है कि मौलिक अधिकार बाध्य हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले में कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है। कौन ऊपर है कौन नीचे है ये नहीं, इन दोनों के बीच में तालमेल स्थापित करना ये जरूरी है और ये संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। ठीक, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये दो अधिकार समझ में आए होंगे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार में याद रखिए ये विधिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये मानव अधिकार भी है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे मैसेज कर सकते हैं। मुझे आपके सवालों का उत्तर देने में खुशी होगी। थैंक यू।